नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की चर्चा कर रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने कांग्रेस की स्थापना तक पढ़ लिया था। लेकिन आगे चल करके अब जब कांग्रेस की स्थापना हो गया है, स्थापना से संबंधित जैसे कि संस्थापक एओ ह्यूम के विषय में हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसके अंतर्गत विवाद क्या हुआ ये सब देख लिया। गांधी जी का चरण कैसे आया यह देख लिया। कौन कौन से अध्यक्ष हुए यह भी देख लिया। अधिवेशन कौन कौन सा महत्वपूर्ण हुआ ये सब भी देख लिया। अब इसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस की प्रक्रिया आगे बढ़ती है समय के साथ और इसमें अलग अलग गुट भी बनते हैं। स्वाभाविक है, कोई भी संगठन होता है तो अलग अलग गुट तो बनना तय ही मान के चलिए। तो कांग्रेस में भी होता है, दो प्रमुख गुट बनता है जिसमें एक कहा गया गरम दल। गरम दल कहने का तात्पर्य क्या है? गरम दल कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें ऐसे व्यक्ति शामिल हुए, कुछ ऐसे लीडर शामिल हुए जो एकदम रिजल्ट तुरंत चाहते थे, जिनको ये था कि अंग्रेज हमारे देश में है, इसको तत्काल प्रभाव से निकाला जाए और इसके लिए सर कटा देना है तो कटा देंगे, चाहे जैसे भी हो, लेकिन एक एक दिन एक एक सांस जो अब लेंगे वो अंग्रेज के विरुद्ध लेंगे। लेकिन इसमें खतरा भी था क्योंकि उसके पास हथियार है, सेना है, आप निहत्थे हैं, तो आपके आंदोलन को आसानी से अंग्रेज कुचल सकता था, है कि नहीं? तो इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और वक्त का इंतजार कीजिए, अपने तरीके से खुद को संगठन के तौर पर मजबूत कीजिए, लोगों को साथ लाइए और ये सब करके धीरे धीरे आंदोलन को बड़ा कर देना है और देर ही सही पर दुरुस्त तरीके से अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देना है। ये नरम दल चाहता था। मामला क्लियर है? बस इतनी ही बात है, बाकी कोई विवाद नहीं है। जैसा बचपन में कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना, तो होता है कि गरम दल नरम दल दोनों में टकरा गया, ये दोनों ही लड़ रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वैचारिक स्तर पर बस आपको अलग अलग सोच नजर आएगा, लक्ष्य तो एक ही है, भारत को आजाद कराना। ठीक है, अब यहां पर इसी चीज को लेके हम चर्चा करेंगे। हम ये समझेंगे कि गरम दल क्या है, नरम दल क्या है, कौन कौन से प्रमुख नेता रहे, क्या क्या इनका अभियान रहा और प्रश्न कहां कहां पूछे गए हैं पीवाईक्यू में, कौन कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु है। मामला समझ में आ गया? और क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कर लेंगे और फिर एक प्रश्न मैं आपको दूंगा जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख कर देते हैं। चलिए आएंगे उस पर, लेकिन न्यू ईयर का आपको यहाँ पर तोहफा दिया जा रहा है और इसके अंतर्गत ये तोहफा जो होगा 3 जनवरी 2026 तक वैलिड रहने वाली है। ऑफलाइन कोर्सेज पर 20% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं उस पर 75% का डिस्काउंट तो है ही, न्यू ईयर पर 10% एक्स्ट्रा ले लीजिए, तो कुल मिला के 85 तक हो गया है ना। और यहाँ पर दिल्ली और प्रयागराज केंद्र पर दोनों ही जगहों पर यह सुविधा आप ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट करके अधिक जानकारी लीजिए और फिर अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा लीजिए। बस ध्यान देना है 3 जनवरी 2026 आखिरी तारीख है, तत्परता दिखानी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, नरम दल और गरम दल दो चीजें हैं ना, तो चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर प्रभाव क्या क्या होता है। चूंकि हुआ क्या, जिस समय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में चल रहा है साथियों, पूरे दुनिया में अलग अलग जगहों पर समानांतर तौर पर कई आंदोलन चल रहे हैं। दुनिया भर के अधिकांशतः देशों में देखा जाएगा समानता की बात की जा रही है, बंधुत्व की बात की जा रही है, न्याय की बातें की जा रही है, कहा जा रहा है मजदूरों को अधिकार दीजिए, कहा जा रहा है महिलाओं को अधिकार दीजिए, कहा जा रहा है दास प्रथा खत्म कीजिए। दुनिया भर में ये सब बातें चल रहा है और निश्चित तौर पर अगर कहीं ये घटना हो रहा है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा ना। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है इसका प्रभाव भारत के लोगों पर पड़ रहा है कि नहीं? भारत में कोई घटना होता है तो मिडिल ईस्ट पर उसका प्रभाव पड़ता है ना। ठीक ऐसा ही उस समय भी हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता भारत आ चुके हैं और उनके आने के बाद वो धीरे धीरे अपना मूवमेंट कांग्रेस के साथ जुड़ करके कर रहे हैं। महात्मा गांधी के आगमन से पहले भी अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में कांग्रेस तो विभिन्न कार्यों को कर ही रही थी, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, और गांधी जी उसके बाद आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो कई तरह की घटनाएं हो रहा है। उन घटनाओं से तमाम तरह की चीजें जो है प्रभावित हो रही है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा किया जाएगा, जिसमें इटली अबिसिनिया युद्ध हो रहा है। औपनिवेशिक शक्ति की पराजय ने उपनिवेशों में आत्मविश्वास बढ़ाया। तो यहाँ पर जो औपनिवेशिक शक्ति है वह हार रहा है। जब यह हारता है तो जो उपनिवेश है, कॉलोनी है, जैसे कि भारत भी एक कॉलोनी था, यानी कि कुल मिला के कहिए जो गुलाम है,
अब इन गुलामों को लगता है कि अच्छा हम भी हरा सकते हैं, जो हम पर शासन कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, इसको हम परास्त कर सकते हैं, इसको अपने यहाँ से खदेड़ सकते हैं। तो एक क्या हुआ, एक उत्साह बना, मनोबल, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को देख करके मनोबल बढ़ा। एक महत्वपूर्ण आंदोलन है, इस पर काफी प्रश्न पूछा गया है, जिसको बॉक्सर आंदोलन कहा गया है। इसको नोट कर लीजिए। ये 1899 से 1901 तक देखने को मिलेगा। चीन में साम्राज्यवाद के विरुद्ध जन प्रतिशोध होता है। साम्राज्यवाद के विरुद्ध चीन की जनता सड़कों पर आ गई है और लंबे समय तक जो शोषित जनता है वो उब चुकी है। लग रहा था कि ये कभी शोषण खत्म हो ही नहीं सकता है। लेकिन जिस तरह से जन आंदोलन हुआ, दुनिया भर के लोगों के बीच एक तरह का उत्साह देखने को मिला। ऐसा लगा कि चीन में ही क्यों, अलग जगह पर भी ये हो सकता है। इसके अलावा रूस जापान युद्ध होता है, वह 1905 में होता है। जापान ने राजशाही रूस को पराजित कर दिया, क्योंकि रूस बहुत ताकतवर था, है ना। और उस वक्त जब 1905 की बात करेंगे, उस सोवियत संघ की बात करेंगे। जारशाही उस वक्त हुआ करता था, जार कहते थे राजा को। तो वो माना जाता था कि कभी उसे पराजित नहीं किया जा सकता, इतना सशक्त होता था। लेकिन जापान का एक छोटा सा आइलैंड, छोटा सा साम्राज्य, लेकिन उसने जारशाही को पराजित कर दिया। तो उसके बाद ये मैसेज गया, पहली बार था जब किसी एशियाई शक्ति ने किसी यूरोपीय राष्ट्र को हरा दिया हो। नहीं तो ऐसा लग रहा था, एशियाई देश समझ रहे थे कि ये यूरोप वाले हारेंगे ही नहीं हमसे, ये लगातार हम पे शोषण करते ही रहेंगे। हम पैदा लिए ही हैं शोषित होने के लिए, असल जीवन तो यही जी रहे हैं। तमाम तरह की हीन भावनाओं से एशियाई लोग ग्रसित थे। लेकिन जब जापान के लोगों ने उत्साह दिखाया और रसिया, एक तरह से उस वक्त का सोवियत संघ या जारशाही, वह जब हारता है, तब ऐसा उत्साह इन लोगों को मिलता है कि नहीं, ये संभव है, हम भी कर सकते हैं, हमें भी बस संघर्ष करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एक मिथक टूटता है, दुनिया भर में मिथक टूटता है कि जो ये गोरी जाति हैं, ये अजय हैं। अभी तक यही मान के चल के एशिया में चल रहे थे कि इन्हें हराया नहीं जा सकता है। अब ये भ्रम टूट चुका है। अब मैंने कहा कि दुनिया के किसी भी क्षेत्र में इस तरह की घटना हो रही है, उसका असर बाकी जगह पर भी पड़ेगा। अब यहां पर जब बॉक्सर आंदोलन हो रहा है, इटली अविनिशिया युद्ध हो रहा है, रूस जापान युद्ध हो रहा है, इन सब का असर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर पड़ रहा है और सबसे अधिक यहीं पढ़ने को मिला। क्योंकि इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस के कई लीडर थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, जो यूरोप में जाकर के पढ़ लिख करके आए थे। अब ये सब चीज जो है, ये बाकी लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, इन गोरों को हराया जा सकता है ना। अब ये भावना लोगों में आया, हीनता धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो जन आंदोलन क्या होगा, धीरे धीरे अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ेगा। समय के साथ यही चीज समय रहा, कांग्रेस अपने गठन के साथ ही। अब चूंकि कांग्रेस में बहुत सारे उस वक्त के जितने भी बड़े दिग्गज लीडर कह सकते हैं, वो सब आ चुके थे, लगभग सब थे कांग्रेस में। चूंकि एक ही संगठन बहुत बड़ा था, कहीं न कहीं जुड़ा हुआ था, एक बड़ा राष्ट्रीय मंच दे रहा था, सब जुड़ रहे थे। तो अलग अलग विचारधारा के लोग भी आ रहे थे। तो जब अलग अलग विचारधारा के लोग आ रहे थे, समय के साथ उनकी इच्छाएं पूर्ति नहीं हो रही थी, तो उनके बीच क्या हो रहा था, मतभेद भी हो रहा था। मैंने मनभेद नहीं कहा है, मतभेद कहा, वैचारिक अंतर देखने को मिल रहा था। चूंकि मनभेद कहने का तात्पर्य हुआ दोस्तों कि एक व्यक्ति ये चाह रहा है, एक गुट की भारत की आजादी, और दूसरा गुट चाह रहा है कि नहीं, ब्रिटिश नहीं रहे। ऐसा कोई नहीं चाहता था, सब चाहता था कि भारत आजाद हो जाए। ठीक है, तो मन में भेद नहीं था। मत ये था कि भैया आप इस रास्ते से उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, हम इस रास्ते से पहुंचेंगे, इतनी ही सी बात थी। नरम दल की जब चर्चा करेंगे, इसे उदारवादी कहा जाता है। इनका अपना एक पद्धति था काम करने का। ये लोग क्या करते थे, जो संवैधानिक आंदोलन करते थे, प्रशासन में कह रहे थे अंग्रेजों से मिलकर कि देखिए आप जो ये सरकार चला रहे हैं, इसमें भारतीय लोगों को भी रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है हमें ये सुविधा दीजिए, लेकिन कुछ हद तक भारतीयों को भी प्रशासन में रखिए, कुछ हद तक सुविधाएं देना चाहिए। वही शासन व्यवस्था यहां पर भी दीजिए जो शासन व्यवस्था आप इंग्लैंड में दे रहे हैं। तो जो इंग्लैंड में है, ब्रिटिश शासन दे रही है, वही भारतीयों को भी यहां पर मिलना चाहिए। राजनीतिक जागरूकता धीरे धीरे ये फैला रहे थे। अब इनका जो था, ये जो उदारवादी लोग थे, इसमें बहुत सारे लोग यूरोप वगैरह से पढ़ के आए थे, इंग्लैंड वगैरह से पढ़ के आए थे। तो ये अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रख रहे थे। इनको इस बात का यकीन था कि क्राउन प्रशासन इनके साथ बुरा नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां पर ये देखेंगे कि ये लगातार बहुत एग्रेसिव नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, प्रार्थना पत्र लिखते हैं ऐसे ऐसे करके, और फिर जाके देते हैं, भाई साहब थोड़ा देख लीजिए,
हमें अधिकार दे दीजिए, प्रस्ताव देते हैं, वार्षिक अधिवेशन कर रहे हैं, है ना, जा करके मिल रहे हैं, कुल मिलाकर के निवेदन कर रहे हैं कि भैया कि आपके यहाँ जो सुविधा है ब्रिटेन में वही भारत में दीजिए, है ना, और थोड़ा सा आप उदारवादी बनिए। ये सब चीजें कही जा रही है कि भारत में सुधार के काम कीजिए। इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेज देते थे 5 लोगों का कि जाकर के बात उत करे, और इसमें कई सारे दिग्गज लीडर उस समय के हुए जो बहुत ही बड़ा कद, जिनका कांग्रेस में कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी, मतलब समझ रहे हैं दादा भाई नौरोजी का कद। पहली बार धन की निकासी का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। यही वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये हमें पता चला कि भैया ये अंग्रेज व्यापार करने नहीं आया है, ये तो शासन करने आ गया है, और इसका मूल मकसद है कि यहाँ के भारतीय कोई संसाधन को उठा करके भेज रहा है ब्रिटेन में, तो इसको धर दबोचो। तो ये जो फिलॉसफी देने वाले थे, धन की निकासी का सिद्धांत देने वाले थे, ये कोई और नहीं दादा भाई नौरोजी थे। लेकिन नरम दल वाले थे, ये न्याय व्यवस्था जो है अंग्रेजों का, उसको ये इंग्लैंड में देख चुके थे, तो इनको लग रहा था कि ये सुधार भारत में ये लोग क्यों नहीं कर रहे, जरूर कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा, जरूर जो है क्राउन तक मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये शिष्टमंडल भेज देते थे। ऐसे फिरोज शाह मेहता हुए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चंद्र बनर्जी, दिनशा जो है वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तमाम ऐसे लीडर हुए जो नरम दल के नेता हुए। इनका एक अपना सामाजिक आधार भी था। ये जब आंदोलन कर रहे थे साथियों, तो ये आंदोलन जो है ना, आप देखेंगे शहरी लोगों तक सीमित है, ग्रामीण स्तर पर इनका आंदोलन बहुत नहीं पहुंचा। इसके अलावा शिक्षित लोग ही जुड़े। अब देखिए कितने बड़े बड़े नाम हैं, सब शिक्षित लोग हैं, मध्य वर्ग है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उच्च वर्ग ही केवल है, मध्य वर्ग है। लेकिन साथियों अगर आप देखेंगे ना, तो ये तमाम मध्य वर्ग, ये संपन्न मध्य वर्ग आता है, इनके पास ठीक ठाक संसाधन है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे कि अगर ये सब चीज होगा, शहरी होगा, शिक्षित होगा, संपन्न मध्य वर्ग जुड़ेंगे, तो आम जनमानस से सीधे इनका कनेक्शन नहीं होगा। इसमें वकील आएंगे, डॉक्टर भी आ जाएंगे, इंजीनियर आएंगे, पत्रकार आ जाएंगे, प्रोफेसर पहुंच जाएंगे, लेकिन एक किसान के लिए जगह नहीं मिलेगा। एक मजदूर जो पसीना बहा के आया है, उसको ये नहीं बैठ पाएगा इनके साथ। तो कुल मिलाकर के जनसाधारण से इनका संपर्क सीमित रहेगा, ठीक है। और इनमें एक खास बात देखी गई है, उपाधि और पद के प्रति बड़ी आकर्षित रहते थे। फिरोज शाह मेहता का एक कथन था, कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है, इन्होंने ये खुद ये बात कहा था। तो कुल मिलाकर के देखिए कि ये सारी चीजें इनमें था। अब यही चीजें जो है, ये क्या मैंने बताया, नरम दल। अब गरम दल इससे उल्टा आएगा। गरम दल कुछ और कह रहा है, ये एकदम उग्रवादी सोच का, वो उदारवादी थे, ये उग्रवादी। इनके मुख्य पद्धति अलग तरह का है, निष्क्रिय प्रतिशोध, पैसिव रेसिस्टेंस कर रहे हैं, एकदम आंदोलन जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब झंडा दिखाओ, पत्थरबाजी कर दे रहे हैं, एकदम कहीं अंग्रेज 4 को जा रहा पकड़ के पीट दिए इधर। तो ये सब करने में भी यकीन कर रहे थे ये लोग, सामूहिक आंदोलन कर रहे थे, क्या चलो सब पूरा मोहल्ला मिलकर आज मारेंगे, इस तरह का एकदम सोच, आत्म बलिदान की भावना से कि फांसी पे चढ़ जाएंगे, सर कटा देंगे लेकिन सर झुकाएंगे नहीं। अलग लेवल के एकदम नौजवान सब, अब स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला नौजवान सब जो था, यूनिवर्सिटी सब में गजब का एकदम सब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके एकदम इनकलाब जिंदाबाद कर रहा था। मजा भी आ रहा था इन सब चीजों में, समूह जब होता है। और एक जज्बा आया दिल में कि भाई भारत को आजाद करना है ना, हम अपने ही घर में गुलाम कैसे हो सकते हैं, हमारे घर में ही आकर के कोई हमें मारपीट कैसे सकता है, हमसे कर कैसे वसूल कर सकता है, ये चीजें सोच आया। तो सोच तो दोनों वर्ग में था, चूंकि वो बहुत संपन्न थे, आराम से पद प्रतिष्ठा चाह रहे थे, इनके पास था कि ये इसमें बहुत संपन्न मध्य वर्ग के लोग नहीं थे। हाँ, कुछ जमींदार वगैरह जुड़े हुए थे, लेकिन इनका लक्ष्य एकदम क्लियर था, स्वराज। यानी कि ये वो नहीं कह रहे थे जो ये कह रहे, वो कह रहे हैं कि आप न्याय प्रिय व्यवस्था कीजिए भारतीयों के लिए। ये कह रहे हैं ना स्वराज चाहिए, विदेशी शासन पूरी तरह से जाओ, यहां से खत्म करो। समझ में आ रहा है? हमें ये नहीं चाहिए कि हमें आप न्याय करके दो, या हमें हमारे लिए आप जो है अपने समिति वगैरह में कुछ जगह दे दो, पद दे दो, ये सब नहीं चलेगा। आप यहां से निकलो, ये आपका जगह है नहीं। पूर्ण स्वराज्य हमें चाहिए, और पूर्ण स्वराज्य तभी मिलेगा जब भारत भूमि से अंग्रेज चले जाएंगे। तो इसके अंतर्गत आपको कई ऐसे नेता दिखेंगे जो बहुत एग्रेसिव काम करते हैं। आपने ये लाल बाल पाल का नाम सुना है? लाल बाल पाल बचपन में पढ़े होंगे पॉलिटी में। तो ये लाल बाल पाल सब इसी के लीडर थे, एकदम क्रांतिकारी विचारधारा के। इसमें लाल बाल पाल, तो देखिए लाल मतलब लाला लाजपत राय,
बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल, तो इसीलिए कहा जाता है लाल बाल पाल। ठीक है। अरविंद घोष बहुत क्रांतिकारी सोच के एकदम बढ़िया एकदम इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी जिसे कहेंगे। तो ये सारे गुट और कुल मिलाकर मैंने कहा कि लाल बाल पाल गुट से नाम से जाना जाता था, ये सब समझौता करने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार थे। देख रहे हैं तीनों एकदम काम एकदम बैठे हुए हैं कि नहीं भाई निकालेंगे इन लोग को घर से। और ये इनके प्रभाव से इन लोगों से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र थे, नौजवान थे आपके हमारे जैसे, ये सब इनसे जुड़ रहे थे। इनको बहुत मजा आ रहा था सबको कि नहीं बात तो सही कह रहे हैं, युवा में जोश तो रहता है ना, तो ये सब चल रहा था उधर। तो मामला समझ में गए कि कांग्रेस शुरुआती स्तर पर क्या क्या चल रहा है। अब देखिए सूरत में एक अधिवेशन होता है। अब सूरत अधिवेशन में मामला उल्टा पड़ गया। 1907 ईस्वी में यह अधिवेशन हो रहा है। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ है। ठीक है। 1907 की जब बात है साथियों, गांधी जी आ चुके हैं। ठीक है। गांधी जी भारत में एंट्री ले चुके हैं दक्षिण अफ्रीका से अपना पूरा प्रयोग वगैरह करके, लेकिन भारत में अभी उनकी पहचान नहीं बनी है। बेचारे खोए हुए कहीं हैं, बहुत बड़े लीडर नहीं है। एक से एक लीडर यहाँ कांग्रेस का बैठा हुआ है, बताया सारा नाम मैंने, वो सब है उसमें, गांधी जी की कहीं कोई चर्चा उर्चा अभी है नहीं। अब उससे पहले ही सूरत अधिवेशन 1907 में आ रहा, आऊंगा गांधी जी पे भी आऊंगा, कथा सुनते रहिए आराम से, मजा आएगा। अब यहां पर जो होता है, जो वैचारिक मत है, जो कहा गया भाई नरमपंथी है, गरमपंथी है, कि यानी कि उदारवादी और उग्रवादी, अब ये दो गुट खुलकर के सामने आ गया है। अभी तक मामला चल रहा था, दोनों गुट के बीच जो है शीत युद्ध, कोल्ड वार चल रहा है, लेकिन सूरत अधिवेशन 1907 में ये तय हो गया कि भैया आप अलग तरीके से सोचिए, हम अलग तरीके से सोचते हैं, आपका हमारा चलेगा नहीं साथ में। ठीक है। दो गुट में ये विभाजित हो जाते हैं। एक हो जाते हैं नरमपंथी। नरमपंथी कौन होंगे? उदारवादी, वही दादा भाई नौरोजी टाइप के जितने लीडर बताया वहां पर। और ये गरमपंथी कौन होंगे? उग्रवादी, क्रांतिकारी सोच के रखने वाले लोग। अब इसमें कौन होंगे? ये जो लाल बाल पाल मैंने बताया वो सारे लोग। तो इस तरह से ये गुट तय होता है। अब चलिए यहां पर मैं चाहता हूं क्या, जो प्रश्न मैंने देखा, ये कहानी पूरा समझ गए ना, पूरा एकदम। अब यहां कुछ लीडर के विषय में समझिए, क्योंकि वहां से प्रश्न आते हैं। कहानी सुनाने को तो मैं पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको सुनाऊं, बहुत मजा आएगा आपको, लेकिन क्या है साथियों कि मजा आना और परीक्षा पास करना दो अलग अलग बात है ना। पता चले आपको बहुत मजा आए और फिर एग्जाम में प्रश्न ही ना बने तो अलग बात है। तो थोड़ा सा मजा को मैं यहाँ रोकूंगा, हालांकि यहाँ भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझने को मिले। गोपाल कृष्ण गोखले। अब गोपाल कृष्ण गोखले, ये ध्यान रखना है कि कौन लीडर किस ग्रुप का है, ये एकदम ध्यान रखना है। पीआईक्यू में देखेंगे खूब प्रश्न आया है इस पे, है ना, और लोग खूब गलती किए हैं इसमें। मतलब इतना आसान है कि लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे ही मार देंगे, टिक लग जाएगा, और जाके गलत करके आते हैं, और फिर सीना तान के निकलते हैं, सर 100 मार दिए इस बार, और घटते 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 85, 75, 70 पे आ जाते हैं प्रीलिम से बाहर। ध्यान देना है। जब गोपाल कृष्ण गोखले की बात करेंगे, ये उस गुट में है, किस गुट में? उदारवादी वाले गुट में, नरम वाले गुट में, प्रार्थना पत्र लिखने वाले गुट में, ब्रिटिश के न्यायवादी व्यवस्था में यकीन करने वाले में, है ना। तो बहुत मृदुता रहता है, न्यायप्रियता में विश्वास करते हैं, साधन और साध्य की पवित्रता पर। गांधी जी भी यही करते थे, साधन और साध्य। कहते थे कि भैया इस लक्ष्य को हासिल करना, अगर पवित्र लक्ष्य हासिल करना है, तो जिस तरीके से, जिस रास्ते से चल के इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे ना, वो रास्ता भी अच्छा होना चाहिए, उसमें भी हम दाएं बाएं नहीं करेंगे, चालबाजी नहीं करेंगे। तो यही बात हुआ कि साध्य यानी कि लक्ष्य भी हमारा पवित्र है, भारत की आजादी। ठीक है। और साधन क्या है? साधन अलग अलग तरीके से हो सकता है कि मारेंगे, बम उड़ा देंगे किसी 4 गो अंग्रेज को, ये भी एक साधन है, लक्ष्य है, ये भी तरीका है ना ये मारने का। एक ये भी है कि आंदोलन कर लेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, न खाएंगे न खाने देंगे, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के सॉरी, ये गुट वाले जो हैं ये कह रहे हैं कि भैया साध्य जो है वो हमारा पवित्र है, तो हमारा साधन भी पवित्र होना चाहिए। गांधी जी यहीं से निकलेंगे, ध्यान रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले हैं इसलिए ध्यान रखना है, गांधी जी यहीं से निकले हैं, और गांधी जी उनके शिष्य बनते हैं, इसलिए आ गए गांधी जी। राजनीतिक गुरु हैं ये गांधी जी के। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। राजनीतिक जीवन 1889 में राजनीति में प्रवेश करते हैं। 97 में वेल्बी आयोग के समक्ष साक्ष्य रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है। 1899 बॉम्बे विधान परिषद में जाते हैं। बाद में जो है इंपेरियल
लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य भी बनते। मैंने आपसे ये कहा था ना कि नरम दल वाले जो हैं इनको थोड़ा पद प्रतिष्ठा वगैरह का रहता है कि मिल जाता सही रहता, हालांकि उसके माध्यम से ये काम करना चाहते थे अपने लोगों के लिए। अब आइए, उग्रवादी आंदोलन और क्रांतिकारी धारा, एकदम ईंट से ईंट बजा देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से, इस टाइप का सोच लेकर के चल रहे थे। तो 1906 के बाद उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। सूरत अधिवेशन मैंने बताया 1907 में बंटवारा हो गया और इसके साथ ही क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार होता है। तो कुल मिलाकर के स्वदेशी आंदोलन होता है। बंगाल गढ़ बनता है, बंगाल में एक से एक जो है ना जीनियस लोग वहां पर आते हैं और बंगाल गढ़ बनता है स्वदेशी आंदोलन का। अंग्रेजों का नाक में दम कर दिया बंगाल ने और बंगाल विभाजन का विरोध किया जाता है। चूंकि अंग्रेज जो है वो मेंस के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे, अंग्रेज चाह रहे थे बंगाल विभाजन कर देना, हिंदू मुस्लिम में थोड़ा लड़वाओ, बंगाल जो गढ़ था आज़ादी का उसको तोड़ दो, वहां से खत्म करो मामला। तो ये सब चीजें चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, समझ लीजिए। अरविंदो घोष बंगाल, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र में, लाला लाजपत राय पंजाब और बिपिन चंद्रपाल बंगाल। ये कौन कहां से हैं ये भी प्रश्न आ चुका है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान देना है। लाला लाजपत राय के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, उपनाम क्या है, शेर पंजाब, पंजाब केसरी, दोनों ही प्रश्न पूछा जा चुका है, दोनों आ चुका है। गरम दल के प्रमुख नेता ये रहे हैं, प्रश्न में पूछा जा चुका है। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज होता है जिसमें इनकी मृत्यु होती है आगे चल करके, जो इसमें साइमन गो बैक का नारा लगाते हैं, ये 17 नवंबर 1928, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। वैचारिक प्रेरणा इटली के क्रांतिकारी मैजिनी से, ये भी पूछा जा चुका है। ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू अनुवाद भी करते हैं, ये भी पूछा जा चुका है। सोचिए, पूरे स्लाइड को 5 स्टार लगा दीजिए भाई साहब, एकदम। और इसको नोट कर लीजिए, लाला लाजपत राय फेवरेट टॉपिक होता है पीसीएस का। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक सरकार की सत्ता को चुनौती देने वाले लीडर रहते हैं। सर वेलेंटाइन शिरोल ने भारत में अशांति का जन्मदाता इनको कहा था, इन्होंने बहुत परेशान किया। बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं अंग्रेजों को। अंत में जो सर वेलेंटाइन होता है तंग आ जाता है इनसे, कहता है कैसा आदमी है ये, मतलब चैन से बैठ ही नहीं सकता है। जब भी इनको पकड़ने धकड़ने की बात करता था ये अलग लेवल पर शुरू हो जाते थे। इसीलिए जो है वेलेंटाइन ने कहा शिरोल ने कि भाई साहब ये इंसान जो है शांति से बैठ नहीं सकता है, ये जहां भी रहेगा वो शांत रहेगा, इसको जेल में डालो वहीं पर क्रांति कर देता है। तो ये जो है भारत में अशांति का जन्मदाता। अच्छा, बोलते बहुत बढ़िया थे ये और बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, तो जो बात करते थे युवा सब सीधा समझता था इनकी बात, तो इस वजह से प्रभाव बहुत होता था। 1908 का राजद्रोह का मामला इस पर फिर लगता है, केसरी के लेखों पर मुकदमा भी चलता है, 6 वर्ष का कारावास भी काटते हैं और मांडेल जेल में म्यांमार में इसको रखा जाता है। इनको सीधा यहाँ से उठा करके म्यांमार भेज दिया, जाओ वहाँ इनको रखो, क्योंकि थोड़ा भाषा वगैरह का बदलाव आएगा। इधर रहते थे तो ये जेल के अंदर भी क्रांति कराते रहते थे, इनसे बहुत उब गया था अंग्रेज। महत्वपूर्ण योगदान क्या है, मांडले जेल में गीता रहस्य की रचना की, वहां भी चैन से नहीं बैठे थे। देख लीजिए, तिलक की सजा के विरोध में बंबई मिल मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल होती है। इतना बड़ा कदम देख लीजिए, मजदूरों की आवाज बनने वाला, एकदम मजदूरों का मसीहा कौन, तो एकदम जो है तिलक, ये सब नारा लगता था उस वक्त मुंबई में। और जब ये जेल इनको भेजा गया, सारे मजदूर जो है सड़कों पे आ गए और ये पहली बार इस तरह से देखा गया कि मजदूर वगैरह राजनीतिक हड़ताल कर रहे हैं। और यहां से एक अलग तरह से मूवमेंट भारत में निकला। जैसे इन्होंने कहा कि भाई सामाजिक चीजें कीजिए, अधिक से अधिक जनमानस को जोड़ लेंगे हम इस तरह से अपने आप में। तो शिवाजी महोत्सव करा दिया, गणपति उत्सव जो आज महाराष्ट्र में आप इतने जोर शोर से देख रहे हैं ना, यही तिलक हैं। अखाड़े किया, लाठी क्लब बनाया कि लोगों को सशक्त करो, फौज तैयार करेंगे। ये बहुत उत्साही व्यक्ति थे, बहुत तरह के काम करते रहते। इनके जीवन के विषय में पढ़िएगा आप, मजा आ जाएगा आपको पढ़ के, आपको बहुत इंस्पायर करेगा बहुत। और कई बार आप बहुत हंसेंगे भी कि अधिक उम्र होने के बावजूद भी कितनी लालसा इनको था इन सब चीज़ों के लिए। जनता से सीधा संपर्क स्थापित करने वाले राष्ट्रवादी नेता के तौर पर देखे जाते हैं। महात्मा गांधी के अग्रदूत कहे जाते हैं ये। मृत्यु एक, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी के अग्रदूत कौन है। 1 अगस्त 1920 को अर्थी उठाने वालों में महात्मा गांधी, ध्यान रख लीजिए कितना बड़ा कद है ये समझना है। अर्थी उठाने वाले में महात्मा गांधी खुद जाते हैं, मौलाना शौकत अली जाते हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जाते हैं, बहुत बड़े लीडर थे ये दोनों भी, ठीक है। शोक गीत मौलाना हसरत मोहानी करते हैं। तो बहुत ही बड़ा कद इनका रहता है। ये सब आंदोलन है, बताने को तो मैं बहुत बता दूं, लेकिन चूंकि प्रीलिम्स आपका है तो उतना ही जानिए जितना की आवश्यकता है, नहीं तो आपका समय नुकसान होगा। चलिए आप प्रश्न पर आते हैं, धनाधन प्रश्न बनाते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? और वो कोई और नहीं, दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने धन की निकासी की बात किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? देखिए यहां आ गया, क्या वो बाल गंगाधर तिलक हैं, क्या वो मदन लाल हैं, उधम सिंह है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं? तो सोचना पड़ेगा कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के कौन राजनीतिक गुरु,
साध और साधन की पवित्रता वाले, बाकी ये सब तो थे ही एकदम इनकलाब जिंदाबाद वाले, ठीक है। तो ये नाम होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ जाए, चलिए, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? किस पर आरोप लगाया? कांग्रेस पर। किसने लगाया ये आपसे पूछा गया है, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है। बाल गंगाधर तिलक, वही तिलक, महाराष्ट्र वाले, एकदम आंदोलन करने वाले ये हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये आरोप लगाया था कि जो है आंदोलन को भटका रही है कांग्रेस। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी कि बेंगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? चूंकि प्रार्थना पत्र वगैरह लिखते रहते थे कि भैया हमें आज़ादी दे दो, सुधार कर दो, ये सब। तो बोले कि सुधार कर दो क्या, हम मांगेंगे क्यों, हम आंदोलन करेंगे, छिन करके अपना अधिकार लेंगे, समझ रहे, उग्रवादी विचारधारा। तो ये बीसी पॉल ने कहा था, लाल बाल पाल, यही सब है। निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? ये पूछा जा चुका है, तो इसको थोड़ा सा इज्जत आपको देना पड़ेगा। और वो क्या था, अभी बताया ना मैंने आपको, मैजिनी, ठीक है। लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी या वहां के राष्ट्रपिता भी कहिए मैजिनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। और बाद में उन्होंने मैजिनी की उत्कृष्ट रचना द ड्यूटीज ऑफ मैन का उर्दू अनुवाद भी किया। उर्दू में अनुवाद किया था इन्होंने, उर्दू की भी जानकारी थी। तो यहाँ पर डी विकल्प। चलिए, निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था, कि मिडिल पाथ चलो, गौतम बुद्ध जैसे कहते थे ना, वैसा नहीं था, कौन कह रहे हैं? तो यहाँ पर कौन हो जाएंगे? ध्यान रखिए, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, तिलक होंगे, मतलब तिलक तो अतिवादी थे, इस छोर या उस छोर की, लाल बाल पाल वाले थे ना, इनका मोह भंग हो गया था इन सब चीजों से। तो ये एकदम नई विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे थे, जो उग्र था। तो ये मध्यम मार्गी नहीं थे कि चलो भाई समझौता वगैरह कर लेते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? प्रश्न आ चुका है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। बंगाल का विभाजन हुआ, घोषणा की गई, उसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और अरविंदो घोष बंगाल से खुद थे, ये जो यहाँ पर थे स्वदेशी के बड़े समर्थक माने गए। आगे बढ़ जाए, बीजी तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में किसने दया की वकालत की और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तिलक चूंकि अलग अलग भाषा के भी जानकार थे, तो यहाँ संस्कृत की भी बात की गई है, लेकिन ये कहा किसने था, इसकी बात समझिए। और ये एक वेस्टर्न विद्वान हुआ करता था, मैक्स मूलर, नाम सुना होगा, पढ़ा होगा आपने। तो मैक्स मूलर ने इनकी दया की, एक तरह से वकालत किया था, और यही बात इनके लिए कहा था कि भाई संस्कृत का बड़ा विद्वान है, हालांकि उर्दू भी ये बहुत अच्छा जानते थे, तो इन पर रहम किया जाए। तो ये बातें कही गई थी। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? देखिए, ये पीसीएस में प्रश्न आया हुआ है, ऐसे प्रश्न पीसीएस में देखने को आपको मिलेगा, तो इसलिए हैरान नहीं होना है। मोहम्मद अली नहीं, मौलाना ए.के. आजाद नहीं, एम.ए. अंसारी नहीं, शौकत अली। क्योंकि गांधी जी एक तो थे ही, 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई। जब अर्थी उठाने की बात आई तो महात्मा गांधी के साथ एक मौलाना शौकत, ये मौलाना थे, ध्यान रखिएगा पूरा नाम, मौलाना शौकत अली, और एक जो है वो किचलू साहब थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। और जो शोक गीत की बात किया जाएगा वो भी एक मुस्लिम थे, मौलाना हसरत मोहानी। तो ये नाम कुछ याद रखिएगा, ये नाम आपको नहीं भूलना है, क्योंकि ये नाम प्रश्न में रहता है। देखिए, इस तरह का प्रश्न आदमी सोचेगा ये आएगा पीसीएस में, पूछा जा चुका है, तो इस तरह के चीजों के स्किप नहीं करना है। भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था, ध्यान समझना है, इसका कारण पे आपको कहा गया, उन पर सर सैयद अहमद खान का प्रभाव था, ठीक है। उग्रवादी नेताओं का मुस्लिम विरोधी दृष्टिकोण रहा, मुस्लिम आकांक्षाओं के प्रति उदासीनता का भाव, उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। हाँ, यहां पर आप बात कर सकते हैं, भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि उग्रवादी नेता जो थे वो हिंदू अतीत को वापस लाने की बातें करते। चाहे अरविंदो घोष के देखेंगे, अरविंदो घोष ने कहा स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करेगा, तो मुसलमान क्यों आएगा भैया, है? राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है, तो ईश्वर की देन है तो खुदा वाला क्यों आएगा भैया? मामला समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर इसी वजह से ये प्रश्न बहुत अच्छा है, मेरे नजर से इस तरह के प्रश्न आते हैं। 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? विकल्प यहाँ दिया गया है, जो भी सही लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है, देखिए, हैप्पी न्यू ईयर पर आपको संस्कृति आईएएस के द्वारा ऑफर दिया जा रहा है, 3 जनवरी 2026 तक वैलिड है। पीसीएस फाउंडेशन कोर्स की अगर आप चर्चा करेंगे तो यहाँ पर
75% तक और 10% एक्स्ट्रा आपको ऑफ दिया गया है। यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है। विभिन्न पीसीएस कोर्स के विषय में जानकारी है। आप लोग बीपीएससी के लिए देख रहे हैं तो देखिए बीपीएससी का कोर्स 8,999 दिखेगा। इसके अलावा यूपी, एमपी का प्रीलिम्स भी और आरएस सभी पर 3 जनवरी 2026 तक ये छूट है। ठीक है, तो आप लोग तत्परता दिखाते हुए इस कोर्स को ले सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लेक्चर कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए और प्रश्न का जवाब भी दीजिए। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।